एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि जो प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का पेपर 2016 में आया था वो किस प्रकार से आया था। इस सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद ही 17 का भी लाएंगे आपके सामने, 18 में किस प्रकार का पेपर आया था, 19 में, 20 में किस प्रकार का पेपर आया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन सारी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, अपने पेपर को देखना चाहते हैं कि पेपर किस प्रकार से लगातार परिवर्तित हो रहा है, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना रहेगा, आपको देखना है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना रहेगा और ऑल वाला बेल आइकन को क्या कर देना रहेगा, ऑन कर देना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में यहाँ पे क्या की गई है, चर्चा की जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना रहता है और इन्हीं से प्रश्न हमारे सामने बन के आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है कि सभी खंडों के प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब जो भी खंड आपके सामने आ रहा है, जैसे खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 खंडों में पेपर को विभाजित किया जाता है। खंड आ में क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनको अगर आपका इनका पेपर देना है, इनका उत्तर देना है एक तरीके से, जो प्रश्न आपके सामने रखे हैं, तो उसको क्या करना रहेगा, जो निर्देश दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे नोट करके दिया है। ठीक है, नोट करके जो आपको निर्देश दिए हैं उनको पढ़िए, उसके बाद फिर उत्तर को दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। ठीक है, अगला पॉइंट जो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उत्तर तो सभी के देने हैं और उसके बाद जो सभी प्रश्न हैं सभी का उत्तर 50 शब्दों में मिनिमम होना चाहिए। लगभग मतलब 50 शब्दों में, 45 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, जितने शब्द आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 शब्द होने चाहिए। ठीक है, चलिए जो आपका प्रश्न अगर पहला आ जाता है, उसके पहले के अंतर्गत का नंबर प्रश्न जो आता है वो आ जाता है क्या, डिंगल में लिखे गए किन्हीं रासों काव्य ग्रंथों व उनके रचनाकारों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपको 50 शब्दों में बताना रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, खा नंबर की पद्मावत में प्रयुक्त समासोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपको 50 शब्दों में बताना रहेगा। अगला प्रश्न जो है क्या है, विद्यापति को किस संस्कृति काव्य का अभिनव संस्करण कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये आपको भी 50 शब्दों में बताना रहेगा। उसके बाद जो है आपका आ जाता है क्या, ब्रज भाषा में प्रणीत तुलसीदास की 2 रचनाओं का नाम लिखिए, ये भी आपको बताना रहेगा 50 शब्दों में। ठीक है, उसके बाद जो क्या है, बिहारी के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें उन्होंने अजमेर के राजा की आज्ञा से बिहारी सतसई के सृजन की बात स्वीकार की है, ये आपको बताना रहेगा। दोहा लिखना रहेगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे तो आपका 50 शब्द आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि नवधा भक्ति का क्या अर्थ है, ये आपको 50 शब्दों में समझाना रहेगा कि नवधा भक्ति क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न आ जाता है वो क्या आ जाता है, संस्कृत के किस ग्रंथ से सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की प्रेरणा प्राप्त की है, ये भी आपको बताना रहेगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है कि जायसी ने पद्मावत में हजरत मोहम्मद के जिन 4 मित्रों अर्थात खलीफाओं का उल्लेख किया है उनके नाम बताइए, उन चारों के नाम बताना रहेगा। ठीक है, और किस प्रकार से उनका उल्लेख किया है वो भी आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न झा नंबर जो है क्या है, अगला प्रश्न जो झा नंबर है वो कह रहा है, लिखा है कि सहस 21 600 धागा निश्चल नाके पोवे का अर्थ स्पष्ट करना रहेगा, इसका मतलब समझाना रहेगा आपको। ठीक है, 50 शब्दों में बताना रहेगा। उसके बाद जो आखिरी प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय या फिर खंड आ कह सकते हैं, इसका जो आखिरी प्रश्न वो आपके सामने आ जाएगा क्या, रीतबद्ध कविता के का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रीतबद्ध जो कविताएं होती हैं उनका अर्थ स्पष्ट करना रहेगा, 50 शब्दों में आपको ये भी बताना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला खंड जो आ जा रहा है क्या, बा। अब बा के नीचे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, जैसे बा नंबर देखिए तो यहाँ पे भी क्या नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 200 शब्द में हो। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और सभी के उत्तर देने हैं और सभी कम से कम 200 शब्द में
उत्तर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कुछ दोहे या कुछ कविताएं दे दी जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, या तो फिर आप मान लीजिए पहले का 2 नंबर का अथवा करके दे दी जाएगा, मान लो ये आप जानते हो या फिर ये जानते हो, तो दोनों में से किसी का एक का क्या करना रहेगा, आपको अर्थ स्पष्ट करना रहेगा, उनकी व्याख्या करनी रहेगी और किसने लिखी है, प्रसंग व्याख्या, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा नंबर प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, उसको भी अथवा करके दे दिया जाएगा। ऐसे ही चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, आपके ये 4-5 प्रश्न इसी प्रकार से होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका छठा नंबर प्रश्न आ जाता है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, जैसे विद्यापति भक्त कवि हैं या सिंगारी, ये आपको बताना रहेगा, ये उनको आपको पूरा स्पष्ट करना रहेगा पहले उदाहरण दे करके। इस संबंध में सप्रमाण अपना मत प्रस्तुत कीजिए, मतलब कह रहे हैं आपको उनकी कविताएं और उनके जो कुछ लिखा है उनको आपको उनके सामने प्रस्तुत करना रहेगा और बताना रहेगा कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि या तो ये श्रृंगारी हैं या फिर क्या हैं, भक्त कवि हैं, ये आपको बताना रहेगा। अगर मान लीजिए आप वो नहीं करना चाहते तो अथवा करके नीचे दूसरा दे दिया जाएगा, कौन सा, कबीर आधुनिक चित्त के सर्वाधिक निकट पढ़ते हैं, इस कथन के आलोचक, मतलब सॉरी, इस कथन के आलोक में कबीर की कविता का मूल्यांकन कीजिए, ये भी आपको क्या करना रहेगा, 200 शब्दों में बताना रहेगा। यहीं से मेरे प्यारे दोस्त खंड नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है और उसके नीचे भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 500 शब्द में होने चाहिए। प्रश्न पत्र आपका 11 प्रश्नों का होता है, जिसमें से 6 प्रश्न आपको दे दिए गए हैं, 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में दे दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 500 शब्द में होना चाहिए। जैसे ही आपका यहाँ पे पहला ही प्रश्न आ जाता है, क्या आ जाता है मेरे दोस्त, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी, ठीक है, क्या सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैगध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत क्या एक मिनट सॉरी यहाँ पे, हाँ अभी, अरे भाई हाँ, क्या गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत क्या मनोहरणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में सूर्यदास के काव्य का क्या करना रहेगा आपको मेरे प्यारे दोस्त, सूर्यदास के काव्य का, कहाँ पे थे, सूर्यदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अगला प्रश्न ऐसे ही अगर आप ये कर दे रहे हैं तो ठीक है, एक और आपको करना रहेगा। अगर मान लो ये नहीं आता तो आप 8 नंबर प्रश्न दे सकते हैं। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, सदो उदाहरण क्या करना रहेगा, समीक्षा करना रहेगा, उदाहरण सहित आपको इन सारी चीज़ों को समझाना रहेगा। 9वां प्रश्न ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रेम की पीर के रूप में जायसी की प्रेम भावना का परिचय दीजिए। आपको क्या करना रहेगा, उनके उदाहरण दे देने रहेंगे और उसके बाद उन चीज़ों को अच्छे से समझाना रहेगा आपको कि वो क्या प्रेम की पीर के रूप में जायसी जो जी हैं उनका क्या प्रेम भावना थी। ठीक है, अगला पॉइंट 10 नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। इस कथन के आलोक में कबीर के काव्य का विश्लेषण आपको करना रहेगा। ठीक है, 11वां नंबर आखिरी प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ लेगा कि बिहारी रीत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, सदो उदाहरण विश्लेषित कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि जो बिहारी जी हैं वो रीत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, इसको आपको सा उदाहरण के साथ में स्पष्ट करना रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।